तो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। सो बेटा, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कुछ 10th क्लास के बच्चों की कि सर कुछ हमारे चैप्टर्स हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कार्बन कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। सो आप प्लीज़ कुछ हमारे लिए एक दो वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। सो आज की जो पहली वीडियो है, लेट अस बिगिन विद इलेक्ट्रिसिटी। सो बेटा, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। और न्यूमेरिकल्स में ना हर बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है कि सर मेरे को न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं करने आ रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहली चीज तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद हो जाए, दूसरी चीज आपको क्या हो, फॉर्मूला याद हो, और तीसरी चीज क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले आज हम लोग कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को दो वीडियोस में डिवाइड करके पूरा करने का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तक का टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, रेजिस्टेंस के बाद के टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं मेरे सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक का नाम है मेरा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जब मैं बात करता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो उस फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की खास बात होती है। खास बात क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट ओनली फ्लो व्हेन वी हैव अ क्लोज सर्किट। जब मेरे पास एक क्लोज सर्किट होगा, जब मेरे पास एक क्लोज सर्किट होगा तो ही मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। पहली चीज ध्यान रखना। जैसे मैं इधर की को अगर ऑफ कर दूं तो ये बल्ब नहीं जलेगा, और जैसे इसको ऑन करता हूं तो बल्ब मेरा जो ग्लो करना शुरू कर देगा। कंसेप्ट के तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि मान लो एक स्विच है, कोई 3 पिन का स्विच है, स्विच के अंदर तुमने वायर लगा दी और वायर के दो टर्मिनल हैं, दोनों टर्मिनल को बल्ब से लगाओगे तो बल्ब जलेगा, एक हटा दोगे नहीं जलेगा, दूसरा हटा दोगे नहीं जलेगा। दूसरा एग्जांपल, अगर उनमें से करना मत, डोंट ट्राई दिस एट होम, अगर एक वायर को आप गलती से पकड़ लेते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है, क्योंकि आपका सर्किट पूरा नहीं हुआ है, जब तक आपको अर्थिंग नहीं मिली या कुछ नहीं मिला हो। जैसे आप दोनों वायर पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा, तो फिर उसका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्लोज ओनली व्हेन वी हैव अ कंप्लीट सर्किट। और सर्किट क्या है? सर्किट वो पाथ है जिस पाथ में मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सो मुझे अभी तक क्या पता चला? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चल गया। और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मेरी क्या? एम्पियर। एम्पियर ए। तो मेरा पहला कंसेप्ट क्या था? करंट क्या है, क्या उसका सिंबल है, और कौन सी उसकी यूनिट है। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट होता है। एक चैप्टर आएगा अगले चैप्टर मैग्नेटिक में, उसमें आप देखोगे, ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट मेरा राइट टू लेफ्ट जाएगा। ध्यान रखना, करंट इज ऑलवेज टू द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट में हमारा क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। ओके, सो अब हमें पता तो चल गया कि करंट ये है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से भी करंट का क्या लॉजिक है, हाउ इट इज रिलेटेड। तो समझना, देखो हम लोग को ये चीज ध्यान से समझनी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज करेंगे, करंट को डिफाइन करेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब करंट जो होगा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भैया तेरे पास 600 कूलम का कोई चार्ज था, 600 कूलम का कोई चार्ज था जो कि 1 मिनट तक फ्लो कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट तक फ्लो कर रहा है, तो बताओ उस चार्ज के और उसके अंदर करंट कितना होगा। तो हम निकालेंगे I इज इक्वल टू क्यू कितना है 600 अपॉन टी कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 सेकंड, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। सो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला मेरा क्या बना? Q इज इक्वल टू आई टी और I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। ध्यान रखना बेटा, इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपने फॉर्मुलेस नोट करने शुरू कर देने हैं। तो मेरा पहला कंसेप्ट बना Q इज इक्वल टू आई टी वाला, करंट के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और साथ में हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट है नहीं। ओके, अब करंट का जो फ्लो होता है ना, वो करंट का फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर की छोटी सी क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है, जैसे मैं हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूँ, चीजें जैसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ये हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, तो हमेशा एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का रोल होता है। ठीक है, मान लो कोई बैटरी है, अब वो बैटरी के अंदर चार्ज भरा हुआ है, जैसे ही मैं कोई आउटपुट उससे करंट करूंगा ना, तभी उससे वो चीज निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर तो भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने उससे वो चीज करंट की ना, उसके अंदर कम था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास एक चार्ज बैटरी है जिसके 2 टर्मिनल हैं, ठीक है, इसके अंदर ये फुल ऑफ चार्ज है। ठीक है, जब इसके दोनों टर्मिनल से मैंने कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया ना, तब इस बल्ब के अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पे कम था, यहाँ ज्यादा, तो प्रेशर की वजह से मेरा करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस को बेसिकली मैं कैसे डिफाइन करूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लो तुम्हारे पास एक ये कंडक्टिंग वायर है, इसका ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहां पे कोई चार्ज क्यू है, इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन होगा ना, वो मेरा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज द वर्क डन in carrying a charge from one point to another point in a conductor। ओके, जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया, तो मुझे एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, और इसकी चार्ज। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट या 1 जूल पर कूलम को वोल्ट में कन्वर्ट करो, 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम में कन्वर्ट करो। ध्यान रखना, वन द सेम थिंग होते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 2 बन गया। तो मुझे अभी तक 2 फॉर्मूले पता चल गए हैं, पहला Q इज इक्वल टू आई टी, और दूसरा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इस फॉर्मूले के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सपोज क्वेश्चन आता है कि भैया कि हाउ मच वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 100 कूलम, ठीक है, विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो वर्क डन बताओ, तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो वे कितना हो जाएगा? V 100 इंटू 10, कितना आ गया? 1000 जूल्स। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक न्यूमेरिकल इससे आना ही आना है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इससे न्यूमेरिकल आने के। तो ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कई बार क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। सिंबल ऑफ द फॉलोइंग का मतलब कि तुम लोगों को कोई सिंबल दे देंगे और बोलेंगे कि ये किसका सिंबल है, या तुम्हें नाम दे देंगे, बोलेंगे इसका सिंबल क्या है। जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, ठीक है, बैटरी का सिंबल क्या है, रजिस्टर का सिंबल क्या है, पैरेलल में है तो क्या सिंबल है, सेल बैटरी की ओपन। ओके, तो जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अलग अलग सिंबल्स आपको विजुअलाइज हो गए होंगे। कैसे सिंबल हैं भाई? बल्ब का सिंबल क्या है, बैटरी का सिंबल क्या है, सेल का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, रियोस्टेट का सिंबल क्या है, तो इस तरीके के एमीटर का सिंबल क्या है, और वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है। तो अलग अलग तरह के सिंबल्स आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपने क्या करना है बेटा, एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से बना के और इनको लर्न कर लो। इस तरह के क्वेश्चन ना कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुम्हें 2 सिंबल बना देंगे और उनके नाम पूछ लेंगे, या नाम दे देंगे, तुम्हें बोलेंगे सिंबल बना के दिखाओ। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं समझने वाला। सिंपल आपको शेप याद रखने हैं, अगर शेप आपको याद है तो इजीली आप इसको कवर अप कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आने ही आने हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं, समझना क्या कहता है। लेमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं तुम लोग को। तो बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ओम्स लॉ को समझा रहा हूं, ध्यान में। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक वायर है ए और बी, और इस वायर को अगर तुमने बाहर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, साथ में की लगा दी है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द वायर is directly proportional to the current flowing through the it. It directly proportional to the current flowing through the it. And V is equal to IR, where R is known as resistance. अब रेजिस्टेंस को ना नॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं, हम एक रोड पे मूव कर रहे हैं, जैसे करंट इस वायर के अंदर चल रहा है, हम रोड पे मूव करते हैं, तो मेरी गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, तो गाड़ी पे मुझे नॉर्मली ब्रेक कब लगाने पड़ते हैं? जब मेरे पास स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो बहुत स्लो करनी पड़ती है, ठीक है, और एक आधा आता तो थोड़ी थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो मेरा सारा खेल किसका है? रेजिस्टेंस एक तरह से एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, और स्पीड ब्रेकर के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये किसी भी वायर के अंदर करंट के फ्लो को थोड़ा कम कर देता है। जैसे मैं कहूँ, कई बार जब हम लोग कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम लोग को देखना होता है कि मुझे कितना आउटपुट चाहिए, तो जितना आउटपुट चाहिए उस हिसाब से मैं उसका रेजिस्टेंस मेंटेन कर देता हूँ। तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा बेटा V इज इक्वल टू आई आर। जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये क्या कहती है कि इफ वी हैव अ मेटेलिक वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द इट, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो V और I जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इसका जब ग्राफ बनाते हैं बेटा V और I का, तो मान लो यहाँ V है, यहाँ I है, तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा V और I का। कई बार ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए हम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमारा, ठीक है। ओके, अब मुझे ओम्स लॉ का पता चल गया। अब ओम्स लॉ का क्या था? V इज इक्वल टू आई आर था। V की यूनिट मुझे पता है वोल्ट होती है, I की यूनिट मुझे पता है एम्पियर होती है, और R की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है ओम, ठीक है, ओम। और ओम का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है ये, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सिंबल क्या होता है। वोल्ट का सिंबल होता है V, एम्पियर का होता है A। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस होता क्या है? मैंने बता दिया भाई, किसी भी सर्किट के अंदर जो रुकावट पैदा करता है, करंट के फ्लो को कम कर देता है, वो मेरा रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इस रेजिस्टेंस का यूज करके हम क्या करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिफाइन करेंगे। उस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ये कंसेप्ट करने के बाद बेटा फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? मान लो तुम्हारे पास एक मेटेलिक वायर है, ये वाला। इस मेटेलिक वायर की लंबाई है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे मैं कहूं कि ये मेरे पास एक मार्कर है, तो इस मार्कर की ये तो होगी लंबाई L, और यहाँ का जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये वाला मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब ये क्या कहता है? रेजिस्टिविटी का फिनोमिना कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section। जब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, R is directly proportional to L upon A and R is equal to rho L upon A, where rho is resistivity। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। देखो हम लोग जितने भी घरों में वायर लगाते हैं ना, तो कंडक्टिविटी के बेस, भाई कौन अच्छा कंडक्टर है, कितनी जल्दी कंडक्ट करेगा। रेजिस्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टिविटी का। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर है। जैसे ये डस्टर है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इट इज अ पुअर कंडक्टर। मैं इस मार्कर को अगर स्विच के अंदर डाल दूंगा, मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि पुअर कंडक्टर है, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है इस मार्कर की, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज अपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान रखना। अगर
डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रही है। इन केस अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो फॉर्मूले से कैसे डेफिनेशन बनाएंगे। सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। जब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आर और रो दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, रेजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों को क्या पता चला बेटा? अभी तक हम लोगों को पता चला कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले हम लोगों ने ढंग से किए। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? पहला फॉर्मूला था हमारा Q इज इक्वल टू आई टी। दूसरा फॉर्मूला था हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तीसरा फॉर्मूला था हमारा V इज इक्वल टू आई आर। और चौथा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, अब इन चारों के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले दो पे हम लोग न्यूमेरिकल पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों पे अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, V इक्वल टू आई आर के ऊपर क्या देंगे आपको? आपको बोलेंगे भैया एक सर्किट है, जिस सर्किट के अंदर 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर 100 वोल्ट की वोल्टेज है, ठीक है, बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन आई। V मुझे पता है कितना है 100, करंट कितना है 10, तो 100 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? 10 ओम। ओके, इस फॉर्मूले के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि भैया आपके पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल का आपके पास एक वायर है जिसकी लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है, और उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4। तो आपने क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन बनानी है? कि 4 दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरे में वो कहता है, क्या कहता है कि बताओ भैया नया रेजिस्टेंस कितना होगा अगर कोई और वायर सेम मटेरियल का बना हुआ जिसकी लंबाई आधी हो जाए और एरिया डबल हो जाए। अब हम क्या करेंगे? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नई इक्वेशन बनाएंगे कि भैया नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो मटेरियल सेम है, ध्यान रखना बेटा, मटेरियल का वायर चाहे कैसा भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा चौड़ा, पतला मोटा, रजिस्टिविटी उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि मटेरियल्स के ऊपर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, कॉपर का है, टिन का है, किसका है। ओके, तो रो L अपॉन 2 और एरिया हो जाएगा 2A। भाई लेंथ मेरी हो गई आधी और एरिया हो गया मेरा डबल। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या आया? रो L अपॉन 4A। यहां से 1 अपॉन 4 रो L अपॉन A इज इक्वल टू R। अब देखो यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे? रो L अपॉन A किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो मेरा हो जाएगा R विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 4 कितना आ गया? 1 ओम। अगर मैं उसकी लंबाई को आधा कर दूंगा और एरिया को डबल कर दूंगा तो मेरा नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 1 ओम का बनेगा। सो बेटा एक क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली रजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन के ऊपर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा? इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मेरा एक वायर है जिसकी रजिस्टिविटी इतनी है, एरिया ऑफ जो डायमीटर है वो इतना है, ठीक है, इसका 10 ओम रेजिस्टेंस बनाने के लिए मेरे को लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और एरिया के लिए मुझे क्या गिवन है? पाई R स्क्वायर। अब R के लिए मुझे क्या गिवन है? पाई D/2 का स्क्वायर, दैट इज D क्या है? डायमीटर। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं तुम लोग को। रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, तो मैं डायमीटर गिवन है, तो तुमने क्या करना है? एक फॉर्मूला ही बना लेना प्रॉपर। अब तुमसे वो क्या पूछ रहा है? बहुत सिंपल, तुमसे पूछता है कि भैया 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸, लंबाई जो है इसकी वो मुझे निकालनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू तुम रखोगे तो वो रखोगे 22/7। तो डी की वैल्यू जो है बेटा तुम्हारी है 0.5 mm। अब mm को तुम, क्योंकि लंबाई जो थी मुझे ये जो मीटर में थी, ठीक है, तो लंबाई मुझे मीटर में चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? इसको
10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, L को इधर रखना है, बाकी सारा सिस्टम एक तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो जब मैं इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, L इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक छोटा सा कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरे सिस्टम को सॉल्व करूंगा तो मेरी L की वैल्यू आ जाएगी जगह 122.7 मीटर। तो इतनी मेरे को लंबाई गिवन होनी चाहिए, मतलब कि इतनी लंबाई होगी तो मेरा रेजिस्टेंस जो होगा 10 ओम का होगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भाई मुझे पता है R इज इक्वल टू रो L पाई d²/4 होता है फॉर्मूला, ये मुझे पता है, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया मेरा। अब इस फॉर्मूले के अंदर वो कहता है कि मैं डायमीटर को डबल कर दूं, अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो मेरा क्या कंसेप्ट बनेगा। अब देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओके। अब मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा 1/4 रो L/πd² हो गया। ठीक है, ये है तुम्हारा ओल्ड रेजिस्टेंस जिसका ये जनरलाइज फॉर्मूला बनता है। अब मैं इसका नया रेजिस्टेंस जब निकालूंगा तो रो L/π d की जगह पे क्या हो जाएगा 2d का स्क्वायर अपॉन 4। जब इसको सोल्व करोगे रो L/π 4d² अपॉन 4, 4d से 4d कैंसिल, तो रो L/πd², ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका बन गया, R डैश का या R न्यू का। अब तुम ध्यान से देखोगे ये किसका फॉर्मूला था, R न्यू का, तो मैं लिखूंगा कि ओल्ड रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ R न्यू। तो इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट बेटा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं R और पुराने R का कंसेप्ट निकाल लेते हैं। तो बेटा आई होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन हम अगले पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप बहुत ज़्यादा पैनिक भी ना हो, बहुत लंबी वीडियोस आप लाइक भी नहीं करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक का हम कंसेप्ट यहीं छोड़ते हैं। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जब सीरीज में कनेक्शन होती है, पैरेलल में कनेक्शन होता है तो क्या क्या डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।